दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि संभावना की शादी स्वर्णिम से हुई थी और स्वर्णिम की एकाएक अकाल मृत्यु हो गई। स्वर्णिम के परिवार में हर पुरुष की मृत्यु 25 वर्ष की आयु में होती आ रही थी और स्वर्णिम भी 25 वर्ष की आयु में गुजर गया। संभावना गर्भवती थी और अब उसके बच्चे को भी कोई मारने की कोशिश कर रहा था। क्या स्वर्णिम की मृत्यु सच में कोई श्राप थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए देखते हैं। संभावना इन साजिशों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और आज वह उस जगह पर पहुंच गई जहां स्वर्णिम की मृत्यु हुई थी, जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और संभावना वहां जोर जोर से रो रही थी। स्नेहा जी भी उसके साथ थी। संभावना चिल्ला रही थी, स्वर्णिम, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कि तभी एक अनजान आदमी संभावना के सामने आया और उसने संभावना से बोला, क्या कुछ महीनों पहले जो एक्सीडेंट हुआ था आप उसकी बात कर रही हैं? संभावना ने बोला, हाँ, वह मेरे पति स्वर्णिम थे और अभी हमारी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था और उनके साथ यह हादसा हो गया। इस पर उस अनजान व्यक्ति ने बोला, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं अब तक चुप था, लेकिन आज आपकी हालत देखकर मुझे लगता है कि मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए। सुनकर संभावना और स्नेहा जी हैरान हो गई और बोली, ऐसा क्या सच है जो तुम हमें बताना चाहते हो? उस अनजान व्यक्ति ने बोला, मैं यहीं पर चाय का ठेला लगाता हूँ और उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन मेरा चाय का ठेला किनारे लगा हुआ था। उसी वक्त आपके पति के बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैंने आज तक डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। इस पर संभावना ने बोला, क्या नहीं बताया? प्लीज़ सच सच बताओ, क्या हुआ था? इस पर उस चाय वाले ने बोला, उस दिन आपके पति बाइक से यहाँ से गुजर रहे थे कि रास्ते में यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था जो कि पहले कभी नहीं रहता था, पर उस दिन था और उनकी बाइक सीधा उस पत्थर से टकराई थी और वह बाइक से नीचे गिर गए थे। सुनकर संभावना रोने लगी और बोली, हाँ, और उसके बाद उनके सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और वह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इस पर उस चाय वाले ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह गिरे जरूर थे, पर उन्हें बहुत मामूली चोट आई थी। पर उनके साथ गाड़ी पर एक आदमी और बैठा था, जिसने बहुत ही फुर्ती के साथ उनका सिर पत्थर से जानबूझकर टकरा दिया था और उन्हें मार डाला था। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वह आदमी चुपचाप ऐसा करके वहाँ से निकल गया था और आज तक सब लोग यही सोचते हैं कि आपके पति एक्सीडेंट की वजह से मरे हैं। सुनकर संभावना और स्नेहा जी अंदर तक कांप उठी। मतलब कि स्वर्णिम का मर्डर हुआ था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उस चाय वाले से उस आदमी का हुलिया पूछा। चाय वाले ने जो थोड़ा बहुत हुलिया बताया, उसे सुनकर स्नेहा जी और संभावना हैरान हो गई, क्योंकि वह हुलिया काफ़ी कुछ हर्षित से मिलता जुलता था। लेकिन हर्षित ऐसा क्यों करेगा? हर्षित और स्वर्णिम के बीच तो बहुत अच्छा रिश्ता था और दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त की तरह थे। स्नेहा जी और संभावना हैरान थी और दोनों में से किसी को यकीन नहीं हुआ कि हर्षित ऐसा कुछ कर सकता है। हर्षित एक बहुत ही सुलझा हुआ, सीधा साधा इंसान था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उन्होंने जब हर्षित की फ़ोटो उस चाय वाले को दिखाई तो उसने बोला, हाँ, यही तो था उस दिन बाइक पर। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षित ऐसा कुछ कर सकता है। पर इस बात के कोई पक्के सबूत भी नहीं थे, सिर्फ एक चाय वाला था। उन्हें और गवाह जुटाने पड़ेंगे, तभी वह कुछ साबित कर पाएंगे। पर मन में एक गांठ तो पड़ ही गई थी। संभावना का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और उसने बोला, मम्मी जी, ज़रूर स्वर्णिम के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, हमें पता करना ही पड़ेगा। संभावना ने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसने स्नेहा जी से बोला, मम्मी जी, आपको याद है उस दवाई के दुकानदार ने हमें जो क्लिप दिखाई थी, उसमें जिस घूंघट वाली औरत ने मेरी दवाइयाँ बदली थी? आप एक बार दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, क्या उसकी कद काठी और थोड़ा बहुत जो उसका चेहरा नज़र आ रहा था हमारी उस कुक की तरह नहीं था जिसे हमने शक के आधार पर घर से निकाला था? और जब स्नेहा जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला
तो उन्हें भी यकीन हो गया कि दवाई उस कुक ने ही बदली थी। मतलब काफ़ी गहरी साजिश चल रही थी स्वर्णिम के परिवार को बर्बाद करने के लिए। संभावना और स्नेहा जी तुरंत पुलिस के पास गईं और पुलिस को सारी बात बताई। साथ ही साथ यह भी बताया कि अब संभावना के होने वाले बच्चे को भी कोई मारना चाहता है और इसके लिए 2-3 बार साजिश की जा चुकी है, जिसमें कि वह सफल नहीं हुआ है। और उन्होंने उस कुक के बारे में सब कुछ पुलिस वाले को बताया और बोला उन्हें उसके ऊपर शक है। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उस कुक को उठाया और जब उससे पूछताछ की तो उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और बोला कि उसने ही फर्श पर चिकनाहट लगाई थी और संभावना की दवाइयाँ भी उसने ही बदली थी ताकि उसके होने वाले बच्चे को ख़त्म कर सके। लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिल पाई थी और ऐसा सब कुछ करने के लिए उसे हर्षित और रुशाली ने कहा था और पैसे दिए थे। अब तो स्नेहा जी और संभावना दोनों का दिमाग खराब हो गया कि उनके घर के बेटी और दामाद इतना घटिया काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब 2-2 लोग उनका नाम ले रहे हैं तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पुलिस हर्षित और रुशाली को पकड़ने के लिए जा चुकी थी। हर्षित और रुशाली ने जब अपने घर में पुलिस देखी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और पुलिस वाले उन्हें स्वर्णिम के कत्ल के इल्ज़ाम में और संभावना के होने वाले बच्चे को मारने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले गए। यह सब कुछ देखकर हर्षित के पिताजी गुस्से में स्नेहा जी के घर पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे दामाद को अपने बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़वाते हुए? आपको लगता है कि मेरा बेटा आपके बेटे का कत्ल करेगा जो कि उसका साला भी लगता था, और आपकी खुद की बेटी आपके होने वाले वंश का कत्ल करना चाहेगी जो कि उसके गुजरे हुए भाई की एकमात्र निशानी है? शर्म नहीं आई आपको ऐसा सोचते हुए अपने बेटी दामाद को एक झूठे इल्ज़ाम में जेल भेजते हुए? स्नेहा जी ने बोला, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी और दामाद ऐसी नीच और घटिया हरकत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। संभावना ने बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन 2-2 लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना। आपके बेटे बहू ने हमारी ज़िंदगी उजाड़ दी है। यह कोई श्राप नहीं है कि हमारे घर के पुरुषों की मृत्यु हो जा रही है। स्वर्णिम किसी श्राप की वजह से नहीं मरा है, बल्कि आपके बेटे और बहू की साजिश की वजह से मरा है। सुनकर हर्षित के पिताजी को और ज़ोर से गुस्सा आया और उन्होंने बोला, आखिर हर्षित और रुशाली ऐसा क्यों करेंगे? इस पर संभावना ने बोला, क्यों नहीं करेंगे? करोड़ों की धन संपत्ति है यहाँ पर, और अगर स्वर्णिम चला गया और उसकी औलाद भी चली गई तो सारा कुछ मम्मी जी की बेटी दामाद के पास चला जाएगा, और पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, इसीलिए करेंगे। इस पर हर्षित के पिताजी ने बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? जितने धन संपत्ति तुम्हारे ससुराल में है ना, उससे कहीं ज़्यादा धन संपत्ति मेरे खुद के पास है, और हर्षित उसका इकलौता वारिश है। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं है कि वह अपने ससुराल की धन संपत्ति पर नज़र डालेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं मान सकता कि मेरे बेटे बहू ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्नेहा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे दामाद पर ना सही, कम से कम अपनी बेटी पर तो भरोसा किया होता। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी अपने भाई के खून में शामिल हो सकती है? स्नेहा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबूत कुछ और कह रहे थे और उनका दिल कुछ और कह रहा था। संभावना भी परेशान थी क्योंकि रुशाली और हर्षित से जितनी बार भी वह मिली थी उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लालच है, पर दिमाग से सोचने पर ऐसा ही लग रहा था कि पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, हर्षित के पिताजी जा चुके थे, या बोलते हुए कि वह ज़मीन आसमान एक कर देंगे अपने बेटे बहू को बेगुनाह साबित करने के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके बेटे बहू बेगुनाह हैं। हर्षित के पिताजी ने अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस वालों पर दबाव डलवाया कि वह गहराई से दोबारा इस केस की छानबीन करें और दोनों गवाहों से कड़ाई से पूछताछ करें ताकि वह सच बोले, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है उनके बेटे बहू ऐसी नीच और घटिया हरकत नहीं कर सकते, और दोनों के दोनों गवाह झूठ बोल रहे हैं। पुलिस वालों ने जब दोबारा उस चाय वाले और उस कुक को उठाया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए, और इस बार दोनों ने सच बोल दिया, और पुलिस वाले असली साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए चले गए और जल्दी ही असली साजिश करने वाले को पकड़ कर ले आए। और जब उस असली साजिशकर्ता से पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो वह भी जल्दी ही टूट गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया।
पुलिस वालों ने स्वर्णिम के परिवार को बुला लिया था सारी सच्चाई बताने के लिए, और असली साजिशकर्ता को देखकर स्वर्णिम का परिवार हैरान रह गया। स्वर्णिम का मर्डर स्वर्णिम के दादी के चचेरे देवर, मतलब कि स्वर्णिम के दादाजी के चचेरे भाई ने करवाया था, क्योंकि स्वर्णिम के दादाजी तो अपने पिताजी के इकलौते बेटे थे। पर उनके चचेरे भाई, जो कि अब काफ़ी उम्रदराज हो चुके थे, वह भी रिश्ते में स्वर्णिम के दादाजी ही लगते थे। इस उम्र में आकर उन्होंने ऐसी हरकत की थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। यह सब कुछ देखकर स्वर्णिम की दादी व्याकुल हो गई थी और उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से कई जोरदार थप्पड़ लगाए अपने उस चचेरे देवर को और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, वह भी इस बुढ़ापे में। इस पर उन्होंने बताया, स्वर्णिम के परिवार में काफ़ी वक्त से कभी भी किसी धन संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके घर में एक ही पुरुष का जन्म होता है, इसलिए इनके पास अकूत धन संपत्ति है। लेकिन हमारे यहाँ ज़मीन जायदाद का बंटवारा होते होते हमारे वंशजों की ज़मीन और संपत्ति काफ़ी कम होती जा रही है। जिन बागों और खेतों के फल और अनाज की उपज का धन हमारे वंशजों में बट जाता है, वह सारी दौलत स्वर्णिम की अकेले की होती थी, जिससे उसका बैंक बैलेंस दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता जा रहा था और वह उन पैसों से अधिक प्रॉपर्टी खरीदता जा रहा था। जबकि स्वर्णिम के पास पहले से ही इतनी ज़्यादा धन संपत्ति थी कि वह अकेले उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा था और उसने कई बारी वर्कर रखे हुए थे। यह सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्वर्णिम के मर्डर का प्लान बनाया और उसमें हर्षित और रोशाली को भी फंसाने का प्लान बनाया, ताकि स्वर्णिम के साथ साथ हर्षित और रोशाली भी रास्ते से हट जाए, क्योंकि स्वर्णिम के बाद हर्षित और रोशाली उसकी संपत्ति के हकदार बन जाते। इसलिए मैंने सोच लिया था इन्हें स्वर्णिम के मौत के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दूंगा, और इन सब के लिए मैंने पहले से उस चाय वाले को पैसे देकर सेट कर रखा था। लेकिन स्वर्णिम की मौत के बाद मुझे संभावना के गर्भवती होने का पता चला, इसलिए मुझे अपने प्लान को थोड़ा और चेंज करना पड़ा, और मेरे प्लान में अब चाय वाले के साथ साथ वह कुक भी शामिल हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर संभावना के बच्चे को जन्म तो नहीं लेने दूंगा, तो खुद ब खुद सारी धन संपत्ति मेरे वंशजों को मिल जाएगी। इसलिए मैंने यह सब कुछ प्लान बनाया। उस दिन स्वर्णिम के साथ बाइक पर मैं था और मैंने ही उसे मारा था। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था स्वर्णिम की बाइक का। मैंने जानबूझकर स्वर्णिम की बाइक पर पीछे बैठे हुए जोर से एक बड़े पत्थर से उसे मारा था, जो कि मैं अपने साथ लेकर आया था, और पत्थर लगते ही स्वर्णिम ने बाइक रोक दी और मैं जल्दी से बाइक से उतर गया। तब तक स्वर्णिम बेहोश होकर गिर गया था और उसकी बाइक भी गिर गई थी। मैंने दोबारा से उस पत्थर से उसे और अच्छी तरह से मार दिया, ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे, और उसकी बाइक को वहीं पर गिरा छोड़ दिया ताकि यह एक एक्सीडेंट लगे। उसके बाद मैंने चाय वाले को पैसे देकर वक्त आने पर हर्षित का नाम लेने के लिए बोला था। लेकिन इसी बीच जब मुझे पता चला कि संभावना गर्भवती है, तो मैंने तय कर लिया था इस संभावना के बच्चे को मैं इस दुनिया में किसी कीमत पर आने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो चुका था। बस अब मुझे संभावना के होने वाले औलाद को मारना था और इन सब में हर्षित और रोशाली को फंसाना था। लेकिन यह संभावना इतनी तेज़ थी, इसने अपने बच्चे को 2 बार बचा लिया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि बच्चे को तो मैं मार कर ही रहूँगा, जन्म से पहले ना सही तो जन्म के बाद ही सही। पहले हर्षित और रोशाली से निपट लेता हूँ, एक कांटा तो रास्ते से हटाऊँ। लेकिन हर्षित के पिताजी अपने बेटे बहू के लिए इतनी जांच पड़ताल करवा लेंगे, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसकी वजह से आज मेरी सारी पोल पट्टी खुल गई। कहाँ मैंने सोचा था कि स्वर्णिम के हिस्से की सारी संपत्ति मैं अपने सारे बेटों में और फिर उनके औलादों में बांटकर उनकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करवा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। स्वर्णिम किसी श्राप से नहीं मरा, बल्कि उसे मैंने मारा है। आज स्नेहा जी और उसकी सासी माँ को समझ में आ चुका था कि उनके घर परिवार पर कोई श्राप नहीं था, बल्कि जो भी पुरुष उस परिवार में गुजरे थे वह मात्र एक दुर्भाग्य था। लेकिन स्वर्णिम के साथ उस दुर्भाग्य का फ़ायदा उठाकर साजिश की गई थी, जिसकी पोल आज खुल चुकी थी, और उस साजिश में उनके बेटी दामाद भी फंस चुके थे। हर्षित और रोशाली जेल से बाहर आ चुके थे और संभावना और स्नेहा जी उनसे माफ़ी मांग रहे थे। साथ ही साथ हर्षित के पिताजी से भी वह माफ़ी मांग रहे थे। हर्षित और रोशाली दुखी तो बहुत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संभावना और स्नेहा जी को माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं थी।
उन्हें जैसा दिखाया गया था वैसा ही उन्होंने देखा था। लेकिन हाँ, रुशाली ने यह जरूर कहा, भाभी कम से कम एक बार अपने दिल से पूछा तो होता कि क्या मैं और हर्षित ऐसा कर सकते हैं। संभावना रो रही थी और बोल रही थी, मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि आप दोनों ऐसा कर सकते हैं, पर मैं क्या करती। सारे सबूत आपके खिलाफ थे और मेरा स्वर्णिम मुझे छोड़कर जा चुका था और मेरे बच्चे पर भी खतरा मंडरा रहा था। मैं क्या करती, आप ही बताइए। जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। रुशाली और हर्षित यह कहते हुए अपने पिताजी के साथ चले गए। अच्छा हुआ मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया, लेकिन हमें इन सब से बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं और हमारे जख्मों को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, तभी शायद रिश्ते सामान्य हो पाएंगे। संभावना और स्नेहा जी को पता था कि एक बहुत गलत इल्ज़ाम में घर के बेटी दामाद को जेल भेज दिया गया था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। हर्षित के पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और शायद अब वक्त के साथ ही ये रिश्ते सामान्य हो पाएंगे। लेकिन सुकून इस बात का था कि स्वर्णिम का कातिल पकड़ा गया था और संभावना की औलाद सुरक्षित थी। साथ ही साथ यह भी पता चल चुका था कि स्वर्णिम की मृत्यु किसी श्राप के कारण नहीं हुई थी, बल्कि एक साजिश के कारण हुई थी।